बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसु न्यूज नेटवर्क पर। 2000 लोकसभा बड़ी जीत के बाद संपन्न हुए। एनडीए को लोकसभा में 295 सीटें प्राप्त हुई। वहीं इंडिया अलायंस को 234 के ऊपर कर। अब करें तो भारतीय जनता पार्टी 242 सीटों के साथ वहीं 99 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ये उसको 295 सीटें प्राप्त हुई और इंडिया अलायंस को 242 सीटें प्राप्त, जिसके कारण इंडिया अलायंस को बहुमत से पीछे रहना पड़ा और एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन बार बहुमत मिला है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उन इस बार अपने सहयोगियों के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है। एनडीए के जो घटक दल है उन पर निर्भर करना पड़ रहा है, खास कर वे जिनका इतिहास नहीं रहा है। अगर उनका इतिहास उठाकर देखें तो कई बार वो पलटी मार चुके हैं। जहां पर भी उनको बड़ा फायदा दिखता है वो उस तरफ को हो जाते हैं। इस बार देखना यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके साथ सरकार बना रहे हैं और ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, कब तक चलेगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय समर्थन देने के लिए मांग लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वैसे तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम शर्त दे अपील हो रही। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, यहाँ की स्पीकर पद तक की जो है मांग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रही है। देखिए है कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक उनकी मांगों को पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों को नाराज कर भारतीय जनता पार्टी के जो और भी बहुत सारे जो सांसद है, जीत कर आए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको नाराज कर कहां तक जो सहयोगी दल है उनकी मांगों को पूरा कर पाते हैं। और उनको पूरा करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच में विरोध नहीं होगा? क्या जो पुराने कार्यकर्ता है, जो सांसद जीत के आए हैं, जो कई बार जीते हैं, यदि उनको मंत्री मंडल के बीच में कोई स्थान नहीं मिलता है तो क्या उनके बीच में रोष नहीं होगा? आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री जी हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और चुनाव के ऊपर उन्होंने पूरी एक पैनी नजर, उनसे हम करेंगे और जाएंगे कि देखा जा रहा है कि नदी जी जो कि गठबंधन की चलाने का इनको अनुभव नहीं है, जिन्होंने पहले कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। अगर हम बात करें तो जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी उन्हें पूरा बहुमत प्राप्त था। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, पूरा बहुमत था। और जब वो मुख्य गुजरात के तब भी उनके पास पूरा बहुमत था। उन्होंने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। तो जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक बड़ी मांग रख रहे हैं सामने और बाकी भी कई दल है जो कि असंतुष्ट है, उनकी तरफ से भी कई मांगे रखी जा रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी इस बार ये गठबंधन के खिला पाएंगे? हाँ जी शर्मा। देखिए कौशल जी, जहां तक मोदी जी का सवाल है, इतिहास ये बताता है ये उनका पहला अनुभव है और ये उनकी तासीर को सूट नहीं करता है, उनके अनुरूप नहीं है। उसके कारण क्या है कि आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह दी है, जिन लोगों को इन्होंने सीट दी थी, वो कभी अपने बाहुबल पे या जनता में लोकप्रियता के आधार पर नहीं जीते थे। ज्यादातर जिनमें चाहे वो हरियाणा के सीएम हो या बहुत ऐसे नाम है जिनका कोई जानता भी नहीं था, जिनको राजनीति में कोई अनुभव नहीं था और उनका कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं था, केवल इतना था कि वो सरकार के यस मैन थे।
तो ये बात जो मोदी जी का भी ये पहला अनुभव होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा उनकी तासीर को ये जो है सूट नहीं करता है, उनके अपेक्षाकृत नहीं है ऐसा, तो उनके लिए कोई आसान काम नहीं होगा। और विशेषतः उस परिस्थिति में जहां पर नीतीश कुमार जी जैसे हों, मुझे तो इस बात पे ताज्जुब होता है कि उन वोटों जो जिन्होंने उनको इतनी सीट दी है, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो एक व्यक्ति विशेष को वोट दे रहे हैं या ऐसी विचारधारा को दे रहे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है। कारण उसका क्या है, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी से सबसे ज्यादा घृणा करते थे, बार बार। यदि आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज के समय में किसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं होती है, जरा सी चीज क्लिक करो, आप जो है मीडिया के अंदर उसको मिल जाता है। बार बार उन्होंने मोदी जी की खिलाफत की है, मुखालफत की है, उनकी उनके विरुद्ध गए हैं और मोदी जी को उन शब्दों का प्रयोग किया है जो कभी जो एक सब आदमी नहीं कर सकता। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जिस आदमी के मन में उनके प्रति इतनी घृणा हो, जो उनकी विचारधारा से इतना असहमत हो, वो कितना चला सकता है। पर क्योंकि क्या है, किसी के भी पुरुषार्थ को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस बात में दोहराई नहीं है कि मोदी जी जो है एक वो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े चैंपियन आदमी हैं, तो उनको शायद ये आता है कि नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति की नाक में कैसे नकील डाल के उनको चलाना है। हालांकि मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी ये प्रीमेच्योर होगा कुछ भी कहना, चाहे उनके मेरे अनुभव के आधार पे, क्योंकि भविष्य के गर्भ में ही सवाल का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, तो आने वाला समय ही बताएगा। कारण क्या होता है कुशल जी, एक चीज याद रखनी चाहिए, आदमी की फितरत होती है। एक अटल बिहारी का जो है टेन्योर छोड़ दें, क्योंकि अटल बिहारी जी एक करिश्माई व्यक्ति थे, बाकी नीतीश कुमार जी कभी किसी के पूरे 5 वर्ष नहीं कर पाए। तो इनके जो है इनके साथ चलना और इस तरह का, क्योंकि आपने एक देखा भी होगा कि प्यार से लोग इनको, चाहे विपक्ष वाले ही हों, क्योंकि विपक्ष का प्यार भी प्यार होता है, वो विपक्ष वाले इनको पलटू राम भी कहते हैं या पलटू चाचा भी कहते हैं। तो जब इस नाम से ये फेमस हैं, तो इस प्रश्न का जो है उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। पर मुझे ज्यादा लगता नहीं है, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी उनकी प्रवृत्ति है आज नहीं तो कल कि वो अपनी डिमांड पूरी करवाएंगे, वो दबाव बनाएंगे। और मोदी जी के ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो कम से कम इनके दबाव में आएंगे। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि इनको अगर अब ये देखना होगा कि इसके बाद जाएंगे कहाँ। जैसे बिहार में स्थिति तो ये थी ना कि भाई यहाँ से जाके वहां पे मुख्यमंत्री, दोनों जगह इनकी सिक्योर थी सीट जो है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर ये आए हैं और ये केंद्र में मंत्रिमंडल का इन्हें पद मिलता है, मंत्रिमंडल का पद संभालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे वाले दल, जो घटक दल है, जो इंडिया वाले एनडी वाले हैं, वो इनको इतनी तवज्जो देंगे जितना यहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए इनकी एक कहावत है ना अंग्रेजी में, बिटवीन द डेविल इन द डीप सी। तो ये ना दीन के रहे ना दोजक के रहे, इनके पास कुछ नहीं बचा है। और ये जो भी चलेंगे घिसट घिसट के बेमन से चलेंगे। राष्ट्र सेवा तो छोड़ो, ये अपनी सेवा में लगे रहेंगे। और जो बाकी तो सारे जानते हैं, ये तो एक कहते हैं ना खुली किताब है, ओपन सीक्रेट है, जो सबको पता है कि जो है नीतीश कुमार जी का क्या हाल है। शर्मा जी, जैसे कि आप ये वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्रालय दे देते हैं चंद्रबाबू नायडू को, और गृह मंत्रालय की जो डिमांड नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रही है, तो ये अगर वित्त मंत्रालय दे देते हैं तो इनकम टैक्स हाथ से निकल जाएगा, और यदि गृह मंत्रालय दे देते हैं तो सीबीआई भी चली जाएगी। तो सर, जैसे कि इस बार देखा जा रहा है कि विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत बनकर सामने आया है, बहुत मजबूत, और स्पीकर पद भी जो है टीडीपी के द्वारा मांगा जा रहा है। यदि स्पीकर पद भी दे देते हैं तो किस प्रकार, जैसे कि इतना मजबूत विपक्ष आ रहा है, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल तक सरकार चला पाएंगे? देखिए, मैं एक चीज और बता दूं अपने विचार रखने से पहले। कभी कभी क्या होता है, शिकायत करने का भी अधिकार उसको होता है जो किसी से प्रेम करता है, क्योंकि मैं एक विचारधारा का समर्थक रहा हूं। पर जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने तो पहले ही कहा है, अगर ऐसा हो जाता है कि एक जने को वित्त मंत्रालय दे देंगे, एक को गृह मंत्रालय दे देंगे, तो मोदी जी का वाकई याद करो, उन्होंने कहा था मैं झोला उठा के चल लूंगा। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसी अवस्था आएगी तो जितना मेरा अनुभव कहता है, जितना मेरा कैलकुलेशन कहता है, उसके हिसाब पे इन दोनों को लात मार के बाहर निकाल देंगे। और ये मैं वर्ड याद करिएगा, क्योंकि मैं उस वाक्य को नहीं बोलता जो प्रचलन में है, गलत प्रचलन में है, वो धोबी का कुतरा। इसीलिए तो वो टीडीपी जो है, जो चंद्रबाबू नायडू है, वो कौशल जी, मैं कौशल जी मांग कर रहे हैं ना, ताकि अगर
जनता पार्टी चाहे तब भी दल बदल ना कर सके, क्योंकि सारा कुछ जो है आपने देखा है कि लोकसभा के बीच में जो भी सब कुछ है वो उनके हाथ में होता है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बीच में अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो अपनी ताकत दिखा भी चुके हैं, क्योंकि उनके पास स्पीकर पद था तब। तो सर कैसे संभव हो पाएगा अगर स्पीकर पद वो देखिए टीडीपी को दे देते हैं तो? देखिए यही बात है, उसके साथ बहुत सारी अड़चने आएंगी, क्योंकि अब जो जैसे मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी, उससे पूर्व भी बोला था कि अभी कुछ प्रिंसिपल्स है जो कुछ घोषणाएं करनी है, कुछ स्ट्रिक्ट कदम लेने पड़ेंगे, तो उनको पूर्ण विराम देना पड़ेगा। और जहां तक इन लोगों का सवाल है, वो एक वो आ जाएगा ना कि धोबी का कुतरा, वो जो है ना कुतरा वो होता है जिससे कपड़े धोए जाते हैं। तो एक कहावत है कि धोबी का कुतरा घर का ना घाट का, ना तो घर के अंदर ही जा पाता है ना घाट पे ही आ पाता है। तो वो इनकी स्थिति हो जाएगी, वो धोबी के मोंगरी की इस तरह की स्थिति हो जाएगी। बाकी तो ऐसा था ना कि अटल बिहारी, देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अलग आदमी थे, वो एक हर दिल अजीज आदमी थे। मोदी जी की एक अपनी अलग छवि है, मोदी जी की एक स्ट्रिक्ट, जैसे होता है ना हेडमास्टर होता है, स्ट्रिक्ट मास्टर होता है, जिसके हमारे क्लास थर्राती है, तो उसको जो है वो देखने में तो प्रिंसिपली तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको बच्चे ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। और जब तक लाइक करते हैं, जब तक उनकी उम्र बहुत बड़ी हो जाती है। तो मोदी जी एक ऐसे ही वो है, वो स्ट्रिक्ट आदमी है, वो एक अपने में जो अलग तरह का विश्वास रखने वाले आदमी, एक पर्टिकुलर लॉबी को बढ़ाने वाले आदमी है। तो उनको ये कोई लाइक नहीं करेगा, ये बात पक्की है। तो उसके बाद तो फिर जो होगा, जो अगर ये ऐसा हो गया कि भाई वित्त मंत्रालय एक को दिया, स्पीकर एक को दिया, वो दिया, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी के लोग भी जो है ज्यादा संतुष्ट होंगे। अंदर अंदर बगावत के सुर तो फूटेंगे ही, जिसका परिणाम भी हमने देखा है। क्योंकि एक चीज कौशल जी याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जनादेश परसेंटेज में कम नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, चुनाव जो आदमी हारता है कभी कभी अपनी गलती से भी हारता है, क्योंकि आपकी गलती ही आपका कमजोरी बनती है। जो मोदी जी ने कठपुतलियों को, जो जनता के बीच में जिनका अनुभव शून्य था, जनता को डिसलाइक करती थी, उनको टिकट दिया। और वो इस बुलावे में टिकट दिया है कि मोदी का नाम सब जगह चलेगा, जैसे पहले लहर चली थी अब भी चलेगी। तो जनता ने इन्हें वे, अयोध्या इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जनता ने सबक सिखाया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा गुस्सा मैं इसलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको वोट दिया, तो एक समय पे अब भी दिया, लेकिन इन्होंने, उस जनता ने जिन्होंने इनको वोट भी दिया, उसके भी सम्मान का ख्याल नहीं रखा। और इसीलिए सर जैसे कि अर्श कहते हैं कि जो मोदी जी हैं, कह रहे हैं कि आप जो इनका जो इस बार जादू नहीं चला, जैसे हम बात करते हैं तो 42 सीटें जो भाजपा पार्टी को आई हैं, अगर हम बात करें तो उसके बीच में से 125 सांसद ऐसे जीत के आए जो दूसरे दलों से आए। देखिए कौशल जी, आप मैजिशियन नहीं हो, जो जादू चार मैं इसका निकल उत्तर के आए थे, मैं उसको लेकिन अभी जो अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जीते हैं वो सिर्फ 115 सांसद जीते हैं। मैं वही 242 बताने में जा से रहा अगर 125 सांसद घटा देते हैं तो 115 से 117 सांसद ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो इससे ऐसा नहीं था। लगता कि जैसे कि लोगों का पहले मोदी जी पर विश्वास था वो कम हुआ है? देखो बिल्कुल कम हुआ है। एक ये बात है ना, विचारधारा होती है, पार्टी से जुड़ना एक विचारधारा होती है। यदि आप कैसे हो जाएगा, जिसने मैंने 30 साल तक अगर एक पार्टी के साथ 20-30 साल तक जो एक आदमी एक पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा, जो बीजेपी को गाली देते थे, यदि उनको आप जो है टिकट दोगे, और वो भी उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को हटा के जिन्होंने अथक प्रयास किया है इसको संगठन को खड़ा करने के लिए, तो ऐसा ही होगा। दूसरी चीज, मोदी जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आप 6 महीने पहले मेरा इंटरव्यू देखे, मैंने यही बातें कही थी, मोदी जी शाश्वत नहीं है, संगठन विचारधारा शाश्वत होती है। संगठन और विचारधारा को यदि हटा के करोगे तो आने दिन और भी खतरनाक आगे होंगे। आपने एक चीज देखी, राम मंदिर के समय पे जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की वकालत करते हुए कहा था कि इनको बुलाना चाहिए था, इनको ले जाना चाहिए था। आज फिर उनकी शरण में गए ना, तो अपनी जड़ों को हटा के यदि आप आगे बढ़ने की सोचोगे तो वो पेड़ कभी नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल पेड़ होता है, उसकी जड़ें नहीं होती हैं, बाकी जो है वो पेड़ कभी नहीं फल सकता जो अपनी जड़ों को हटा के करेगा। और यही इनके साथ हो रहा है, इन्होंने उन जड़ों को काटा जिन्होंने इनको यहां तक पहुंचाया। पार्टी अपने बल के ऊपर बहुमत से काफी ज्यादा आगे थी, जिसके कारण लोकसभा राज्यसभा के बीच में जो भी बिल थे, उल्टे सीधे बिल, जैसे भी बिल थे, उनको पास करा दिया गया, उनके ऊपर बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ।
लेकिन सर इस बार जो है विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है, और इस बार अगर एलओपी का पद राहुल जी से स्वीकार, तो इसके जिसके प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने होंगे, तो इस बार सर जो इस तरीके की स्थिति बन रही है, इस स्थिति के बीच में जिस प्रकार जो पहले बिल पास हो जाते थे, इस बार कोई भी बिल पास नहीं होगा, तो किस प्रकार सर करेंगे और कैसे अपने जो उनके बिल है, जो उनके एजेंडा को पास करेंगे? देखिए कौशल जी, मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं। मैंने इस वेस्टमिनिस्टर की पद्धति जो हमने अपनाई है, जहां पर संख्या को बहुत महत्व दिया जाता है, उसको हमेशा मैंने उसकी भर्त्सना की। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक पहले बिल पास होने का सवाल है, उसके लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार रहा है। कारण क्या है? आप जहां तक जो है विपक्ष की आवाज की सवाल होती है, वहां पे संख्या बल कम, आवाज में कितनी शक्ति है, कितने विचारिक जो है प्रतिरोध है आपका, कितनी तर्कपूर्ण है, वो ज्यादा रहता है। आज ये बात ठीक है कि आज ज्यादा पढ़े लिखे आदमी ज्यादा संख्या में आए हैं, तो इनको विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, और उतनी आसानी से जिस हिसाब से इन्होंने पहले उन बिलों को पास कराया, वो नहीं हो सकेंगे। ना तो वो जो है तकनीकी रूप से हो सकेंगे, ना वैचारिक रूप से हो सकेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि विपक्ष को एक अपना रोल बड़ी अच्छी तरह से निभाना चाहिए, क्योंकि समय के पंख होते हैं, पता नहीं पड़ेगा कि 5 साल कब बीत गए। तो इसीलिए विपक्ष को पुरजोर तरीके से इनकी हर जो कुरीति है, और जो नीति अच्छी नहीं है, जो देश के विरुद्ध है, जो देश की भलाई के नहीं है, जो विपक्ष का धर्म बनता है, उस पर कठोर से कठोर कठोराघात करें और उसका सामना करें। जिस तरह से एक कॉम्पिटेंट या एक जो है जो सशक्त विपक्ष करता है, तो ये सरकार जो है सही रास्ते पर रहेगी, और इस सरकार को भटकना न दे, ये भी विपक्ष का काम है। शर्मा जी, जैसे कि देख रहे हैं कि अभी जैसे भी शपथ हुई है, और अभी कई जो सहयोगी दल है उनके बीच में जो है एक बगावत के उठने लगे हैं। अजीत पवार जिन्होंने कि मंत्रिमंडल में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है, उनकी पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम राज्य मंत्री का पद नहीं लेंगे। तो जैसे कि विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत सारे ऐसे जो कि मतलब कि नहीं है, बाहर के जो लोग आए हैं उनको जो है पद दिए गए हैं, और जो पुराने जो नेता थे उनको जो है उनसे दूर रखा गया है। तो सर इस प्रकार की जो ये बगावत के सुर उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सरकार 5 साल चल पाएगी? देखिए, यही मैंने कहा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कौशल जी एक बात समझिएगा, ये प्रकृति में होता है। ये लोग देश सेवा के, ये आपको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा कि ये लोग देश सेवा के लिए, देश चलाने के लिए, जनता जनार्दन की भलाई के लिए इकट्ठा हुए हैं, या अपने हित साधने के लिए। उसके कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि कारण इनका इसके इतिहास में छुपा हुआ है। क्या कारण था कि अपनी पार्टी तोड़ के, जब जो एक आदमी, जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, नेम दिया, फेम दिया, नाम शोहरत दिया, आपने, आप उस पार्टी को तोड़ के सत्ता के लिए दूसरी पार्टी बनाते, दूसरे खेमे में जाके मिल जाते हो। तो अगर आप उनके साथ गद्दारी कर सकते हो, तो क्या गारंटी है कि आप मेरे साथ सगे रहोगे? उसका कारण सिंपली होता है कि ये अपने पर्सनल हित के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं, ना कि देश सेवा के लिए करते हैं। संक्षेप में कहते हैं ना, एक समझदार को इशारा काफी होता है। यही मेरा आपके प्रश्न का उत्तर है, और ये उनको भी सोचना पड़ेगा, उनको भी सावधान रहना पड़ेगा। आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि मेरे मित्र कांग्रेस वाले मित्रों से सावधान रहे, तो समय लौट के आता है। आज मैं कहता हूं कि भाजपा वालों को इन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। सर जैसे कि चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार जी। है, वो जी। सूत्रों से जो खबर आ रही है उससे पता लग रहा है कि वो इंडिया अलायंस से भी बातचीत कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के साथ भी मिलकर चल रहे हैं। यदि उनकी जो ये जो उन्होंने मांगे रखी हैं, अगर वो मांगे नहीं की जाती हैं, प्रधानमंत्री जी अगर इन मांगों को पूरा करते हैं, तो किसी भी समय वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। जैसे कि केसी त्यागी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे को प्रधानमंत्री की ऑफर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, देश नहीं दिया जा रहा है। एक तरीके से ये एक ब्लैकमेलिंग नहीं की जा रही है कि आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हमारे को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का हम वहां ऐसी के बीच में आपको क्या लगता
देखिए ये बात आपने बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये अपने पर्सनल हित के लिए काम करें। इनसे ये पूछिए जब चुनाव में साथ जुड़े थे तो आप किसी की नीति, किसी की जो जो आपका एजेंडा होता है उस एक ऑब्जेक्ट के साथ आप जो है चुनाव लड़ते हैं। तो आपने कहा कि हम एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या आप चुनाव तक का आपका गठबंधन था या चुनाव के बाद का गठबंधन था? उस बात का भी इन्होंने उत्तर दे दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा, मैं अगर इन घटक दलों को देखूं जो इनके सहयोगी एनडीए के दल है, स्पेशली जो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हैं, इन पे ये आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है इनको साथ लेके चलना। ना तो मैं जो एक ओपन सीक्रेट ये है, जो एक खुला सत्य है, वो ये है कि ना तो नीतीश बाबू जो है मोदी जी को पसंद करते हैं, ना मोदी जी भी इनको पसंद नहीं करते। कि इनकी मजबूरी है कि ना मुझे और ना तुझे ठोर, इसीलिए है। ये बात आपकी पूरी सत्यता में, सत्ता इसके अंदर, ये कभी भी किसी का भी साथ छोड़ सकते। आप ये भी मत समझिएगा कि इंडी गठबंधन के भी सगे हो सकते हैं। ये आदमी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बिना रीढ़ के वो होते हैं, जो सर्पेंटाइल होते हैं ना, ये बिना रीढ़ के आदमी होते हैं। इनका कोई चरित्र नहीं होता, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है। सर जैसे कि भी महाराष्ट्र के बीच में 4 महीने बाद ही चुनाव है और सुशील कुमार शिंदे जी को लग रहा है कि जो उन्होंने शिवसेना को छोड़ा था, शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि जो लोगों की जो है कि एक जो संपैथी है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। लोगों को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है और दूसरी तरफ शरद पवार के साथ है। तो देखने को ऐसा लग रहा है कि वहां पर अजीत पवार और सुशील शिंदे समझ चुके हैं कि यदि वो एनडीए में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके, सॉरी वो माफ करना, विधानसभा का जो चुनाव है महाराष्ट्र का, उसके बीच में उनको भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बीच में भी लोगों की जो संपैथी थी वो उद्धव ठाकरे के साथ रही और उनको 9 सीटें मिली। कांग्रेस के बाद वो दूसरा बड़ा दल है वहां पर। बाकी वहां पर देखा गया तो इनका बुरा हाल हुआ। तो सर ऐसा नहीं है कि जैसे कि विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी। देखिए कौशल जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। वहां पर ये जनादेश अपना लूज करेंगे, क्योंकि जो जनादेश है वो कि इनके साथ नहीं है इस पार्टी में। इनको मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे जनादेश लेने के लिए। जनता, हाँ मैं ये मानता हूं कि उतनी समझदार नहीं है जितनी उसको कहा जा रहा है। तो चाहे वो सेंटीमेंट पे वोट देती है, लेकिन आज की डेट में जो समीकरण है, इनको जो है वहां मेहनत करनी पड़ेगी, वरना वर्तमान परिस्थितियों में इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। सर यही स्थिति अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में 2025 के बीच में विधानसभा चुनाव होंगे। तो जैसे कि नीतीश कुमार जी का इतिहास है, ये तब तक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन देकर रखेंगे। और जैसे इनको लगेगा कि वहां पर इनकी अगर थोड़ी स्थिति कमजोर होती है, इनको अगर किसी से मिलकर सरकार बनानी पड़ती है, और यदि लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी मांग को नहीं मान रहे हैं, तो उस समय तुरंत कह देंगे कि हम आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं। क्या देखिए तो नीतीश कुमार जी के द्वारा देखिए वो मैं सब इसलिए दिया गया कि 2025 के जो बिहार में विधानसभा चुनाव है उसके बीच में अपनी स्थिति मजबूत रखी जा सके, और उसके आधार पर अगर वहां पर उनकी पोजीशन सही रहती है और अगर गठबंधन गठजोड़ से अगर वहां पर मुख्यमंत्री बनता है, तो स्थिति के बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना सकते हैं। दबाव बना नहीं सकते, बिल्कुल बनाएंगे। और मेरा ये मानना है वहां पर कांग्रेस इस चुनाव के अंदर अगर उनका जनाधार देखेंगे, वोट का परसेंटेज देखेंगे, तो मजबूत होके उभरी है। और कांग्रेस को वहां पर लीडिंग रोल में होना चाहिए, ना कि सपोर्टिंग रोल में होना चाहिए। कारण क्या है कि लालू जी के बाद वहां का नेतृत्व कमजोर पड़ गया है। हालांकि भाजपा का भी जो है जो वोट परसेंटेज है, जो सेंटिमेंट्स है, क्योंकि लोग जो है वो जंगल राज से त्रस्त थे, तो इसीलिए ये कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका है अपने आप को जमाने का। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा, राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता है। और कांग्रेस आज एक ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल बनकर वहां पर उभर सकती है, जिसका बीजेपी, अगर कांग्रेस सही तरीके से चलती है या सही कैंडिडेट्स को वो सीओ टिकट्स देती है, तो मेरा मानना यह है एक वो चुनौतीपूर्ण तरीके से एक बड़े दल के रूप में उभरेगी। क्वेश्चन आपसे कि सरकार कब तक चलेगी और प्रधानमंत्री